हेलो फ्रेंड्स, एबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। तो इस क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें कोई भी वायरिंग करना है या तो फिर हम इलेक्ट्रिक ट्रेड से संबंधित है तो हमें ये कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। तो वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि घर में हम कोई भी वायरिंग करते हैं या फिर कहीं पे भी हम कुछ वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करते समय उसमें फेज़ और न्यूट्रल ये दो चीज़ें होती है। तो ये रूल जो है ये रूल आएगा सबसे पहले। ये रूल जो है वो आ जाएगा कि हमें जो भी न्यूट्रल वायर हम कनेक्शन कर रहे हैं वायरिंग में तो उस समय हमें न्यूट्रल वायर को सभी जगह लिंक करना है। मतलब एक कॉमन वायर रखना है। मतलब न्यूट्रल वायर एक ही होना चाहिए और सभी लोड के लिए वो कॉमन होना चाहिए। हम फेस के लिए ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ जो न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर को ही लिंक करना है। अब न्यूट्रल वायर को लिंक करना है मतलब एक्चुअल में करना क्या है। तो एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमें एक कनेक्शन करना है एक बोर्ड में कनेक्शन करना हो, वायरिंग का कनेक्शन करना हो तो उसमें न्यूट्रल वायर को हम एक ही रखते हैं, उसको लिंक करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि दो सॉकेट है और दो स्विचेस है, इसका कनेक्शन हमें करना है। यहाँ पे स्विचेस का टर्मिनल इस तरह से दिया होगा और यहाँ पे स्विच का कनेक्शन या सॉकेट का कनेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फेज़ का कनेक्शन देंगे इस तरह से, ये फेज़ यहाँ पे दे दिया, उसके बाद में एक फेज़ यहाँ पे दे दिया। तो स्विच से होते हुए एक फेज़ जाएगा सॉकेट में और दूसरे स्विच से फेज़ जाएगा सॉकेट में। अब हमें क्या करना है, फेज़ का कनेक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब न्यूट्रल कनेक्शन देना है तो न्यूट्रल में हम क्या करेंगे, कितना भी लोड हो तो उसमें हम जो है न्यूट्रल एक कॉमन रखेंगे। इस तरह से एक न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया और इसी से ही आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और एक न्यूट्रल यहाँ पे दे देंगे। अगर आगे कोई लोड है तो यही न्यूट्रल फिर आगे जाएगा, ये फैन को चला जाएगा। फिर यही से एक न्यूट्रल आगे जाएगा तो ये लाइट को चला जाएगा। फिर यही से एक न्यूट्रल आगे जाएगा। इस तरह से इसका जो है न्यूट्रल जो हम वायर कनेक्ट करेंगे, जो वायर रहेगा वो एक ही कनेक्ट करेंगे। फेज़ हमें देना है तो फेज़ हम अलग अलग देंगे, फेज़ को हम एक ही वायर नहीं रखते हैं। तो इस रूल में यही कहना था कि जो भी न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर सभी जगह लिंक होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख भी लिया कि न्यूट्रल वायर लिंक होना चाहिए और सभी लोड के लिए कॉमन होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। जैसे कि हमें पता है कोई भी वायरिंग करते हैं तो उसमें एक न्यूट्रल आएगा, एक फेज़ आएगा और एक अर्थ आएगा, ये तीन चीज़ें आती है। लेकिन ये जो रूल है ये फेज़ के रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कोई हम कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कोई कनेक्शन हमने यहाँ पे कर लिए। इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे, एक स्विच होगा, यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे, यहाँ पे उसके बाद में एक सॉकेट लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे अर्थ पिन और दो पिन फेज़ और न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले फेज़ का, तो यहाँ से फेज़ इस तरह से स्विच में चला जाएगा। उसके बाद में एक सॉकेट में चला जाएगा। अब बचा हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन, तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम इस तरह से करते हैं। ये हमारा कंप्लीट सर्किट हो गया। मतलब यहाँ से फेज़ आएगा, यहाँ पे एक फेज़ और न्यूट्रल हमने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से हमारा फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन हम जिस समय फेज़ इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो इसमें हमें कुछ प्रोटेक्शन भी सोचना चाहिए। मतलब प्रोटेक्शन के हिसाब से भी हमें इस सर्किट को डिज़ाइन करना है ताकि इसमें कुछ किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो ये पूरी जो वायरिंग है ये बर्न ना हो जाए, इसको कुछ किसी तरह का डैमेज ना हो जाए। तो इसीलिए हम इसको प्रोटेक्शन का भी अरेंजमेंट कुछ ना कुछ इसमें करते हैं। तो प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे, तो हमें पता है हम इस किसी भी सर्किट में, ये सर्किट हो या फिर किसी भी तरह का सर्किट हो, तो उसमें हम कनेक्ट करते हैं फ्यूज़।
तो फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं तो फ्यूज़ हम कभी भी यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये न्यूट्रल का वायर है, तो न्यूट्रल के वायर में हम फ्यूज़ कनेक्ट नहीं करते। सेफ्टी के लिए कर सकते, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है तो हमें कभी भी जो फ्यूज़ कनेक्ट करना है तो वो फ्यूज़ कनेक्ट करता है यहाँ पे फेज के सीरीज़ में। यही इस रूल में कहा गया है कि जब भी हम किसी तरह का कनेक्शन करते हैं तो जो फेज है, फेज के सीरीज़ में हमें हमेशा यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट करना है। या तो फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक हमारा यहाँ पे हमने फ्यूज़ दे दिया, ये हमारा इस तरह से फ्यूज़ हो गया और ये सीधा कनेक्ट कर दिया हमने लोड को, ये कनेक्ट कर दिया लोड को। तो इससे भी हमें पता चल रहा कि ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है। इस लोड के पास यहाँ पे फेज़ चला जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा, तो लोड हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन इस केस यहाँ पे लोड में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हाई करंट के वजह से हमारी पूरी वायरिंग जो है वो जल जाएगी। तो इसी से प्रोटेक्शन के लिए हम फेज़ के सीरीज़ में हमेशा यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फ्यूज़। ये एक चीज़ इस रूल में याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि हम कभी भी जो फेज़ कनेक्ट करते हैं तो वो स्विच के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। मतलब हम जो ये फेज़ है हम इस सॉकेट में नहीं देंगे, तो फेज़ हम कभी भी जो कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पे स्विच में कनेक्ट करेंगे, ना कि सॉकेट में। तो यहाँ पे हमने एक बार लिख भी लिया ताकि हम अच्छे से नोट्स भी बना सके। तो फेज़ हमेशा स्विच में कनेक्ट करना चाहिए, उसी के साथ साथ फ्यूज़ हमेशा फेज़ के सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए। सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए मतलब ये हमारा फ्यूज़ हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये फेज़ का कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम दे देंगे फ्यूज़, इस तरह से यहाँ पे रहेगा फ्यूज़, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया लोड। यहाँ से हो गया हमारा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, यहाँ तक फेज़ का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे मिल गया न्यूट्रल और यहाँ पे मिल गया फेज़, और ये हो गया हमारा फ्यूज़। तो कभी भी यहाँ पे लोड कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो करंट अगर हमारा बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ जाने की वजह से फ्यूज़ क्या करेगा कि फ्यूज़ की पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी, तो हाई करंट की वजह से ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, और पिघल जाने की वजह से यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की वजह से हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो पूरी वायरिंग की हम प्रोटेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। तो यही इस रूल में बताया गया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। जैसे हम इलेक्ट्रिक के रिलेटेड देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक में बहुत सारे एपरेटस आते हैं, बहुत सारे मशीन्स आते हैं, या फिर बहुत से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो वो कभी भी अर्थ होना चाहिए। तो अर्थ होना चाहिए इसका मतलब उनके अंदर इंटरनल सिस्टम होना चाहिए कि वो अर्थ ऑलरेडी कनेक्ट हो, हम सिर्फ बाहर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक हमारा इस तरह से एक प्रेस है, ये प्रेस है, ये प्रेस का हैंडल है, और यहाँ से इस तरह से वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फेस और न्यूट्रल तो गिवन दे रहे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये इस तरह से इसका पिन होगा, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, और यहाँ पे, तो यहाँ से हम न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से हम फेस दे देंगे, और यहाँ से हम दे देंगे अर्थ। तो इस रोल में यही कहना है कि जो भी हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक एपरेटस यूज़ करते हैं, तो उस समय उसमें 3 पिन की कनेक्शन की अरेंजमेंट होना चाहिए। या तो फिर कोई भी मशीन्स हो तो उसमें हम इस तरह से 3 पिन का सॉकेट लगाना कंपलसरी होना चाहिए। क्यों कंपलसरी होना चाहिए? हम फेस तो दे रहे, न्यूट्रल भी दे रहे, और यहाँ से जो एक वायर जाएगा वो एक वायर इस बॉडी को टच होगा। जैसे हम बाहर से इसका कनेक्शन दिखाते हैं, बाहर से कनेक्शन दिखाएंगे तो अर्थ वायर हमेशा ग्रीन से दिखाते हैं, तो ये हम मान रहे हैं कि इस वायर से होते हुए गया, लेकिन हम बाहर से इसका कनेक्शन दिखाते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे बॉडी से अर्थ का वायर कनेक्ट रहेगा।
अगर हम बाहर से कनेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा वायर हो जाएगा, तो इसीलिए 3 पिन के प्रॉपर कनेक्शन अगर रहे तो ये इस वायर के थ्रू ही इस बॉडी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक हमारा फैन है, इस तरह से हमारा फैन है, इस फैन का भी कुछ इस तरह से प्लग होगा, तो ये प्लग भी हमारा क्या होना चाहिए, 3 पिन का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे फेस, ये न्यूट्रल और ये अर्थ। तो अर्थ ये हमारे सेफ्टी के लिए है, हम जैसे आगे आगे जाएंगे तो पूरे कंसेप्ट हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस रूल में यही कहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, तो वो सभी एक स्पेशल पिन से, हमारे 3 पिन से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि हम कोई भी अप्लायंसेस हो तो वहाँ तक हम जो अर्थ है वो इजीली कनेक्ट कर सके। तो हम इसको एक अच्छे से लिख लेते हैं ताकि नोट्स बनाने में इजी हो जाए। तो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का प्लग 3 पिन का होना चाहिए। अब जो बड़ी टाइप की मोटर ही रहती है, जैसे कि इस टाइप की एक मोटर है, कोई एक हमारी इस टाइप से मोटर है, बड़ी टाइप की मोटर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टर्मिनल बॉक्स रहते हैं, तो यहाँ से हम फेस दे देंगे, यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे। लेकिन अब इसको हमें अर्थ कनेक्ट करना है, तो जो यहाँ पे अर्थ किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो जो भी स्पेशल अर्थिंग वायर कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशल वायर से हम इसको इस तरह से अर्थिंग दे देंगे। जो भी बड़ी टाइप की मोटरें हैं जहाँ कि हम 3 पिन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको हम इस तरह से अर्थ वायर से बॉडी से टच करते हुए ग्राउंड कर देंगे। तो इसको भी हम अर्थिंग बोल सकते हैं। तो इसको स्पेशल अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का पॉइंट है, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और कनेक्शन करते समय हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी भी है। जैसे कि सर्किट है, तो सर्किट 2 टाइप की होती है, एक पावर सर्किट होता है, एक लाइटिंग सर्किट होता है, उसी को हम सब सर्किट कहते हैं। तो इसमें कितने पॉइंट होने चाहिए, ये कितना एम्पियर का होता है, कितने वैट का होता है, इसमें कितने साइज़ का केबल हमें यूज़ करना है, तो ये सभी चीज़ें हमें पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और प्रैक्टिकली वर्क हम करते हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क करते समय ये सभी चीज़ें हमें पता रहना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें हम एक ही ब्लॉक में कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक पावर सर्किट है, एक पावर सर्किट है। और एक सर्किट है लाइट सर्किट, इसी को ही हम सब सर्किट भी कहते हैं। लाइट सर्किट को ही हम बोलते हैं सब सर्किट, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये SCKT ये सर्किट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सर्किट वायरिंग करते समय हमें देखने को मिलते हैं। एक पावर सर्किट हो गया और दूसरा हो गया लाइट सर्किट, जिसको ही हम सब सर्किट भी कहते हैं। जब भी हम पावर सर्किट का कनेक्शन करते हैं, तो पावर सर्किट में हमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें हमेशा 2 पॉइंट होते हैं। अब पॉइंट मतलब क्या, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट मतलब क्या हो गया कि जैसे एक सर्किट है हमारा, इस तरह से यहाँ पे सर्किट गिवन है, तो इस सर्किट में एक सॉकेट इस तरह से है, एक दूसरा सॉकेट है, तो ये हो गए इसके 2 पॉइंट। ये पावर सर्किट का सॉकेट है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें 2 पॉइंट होने चाहिए, साथ ही साथ इसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए 15 एम्पियर की। इसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होना चाहिए 15 एम्पियर की। मतलब यहाँ से हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं, तो लोड कनेक्ट करने के बाद ये मैक्सिमम 15 एम्पियर तक हम लोड इसको दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं दे सकते। उसी के साथ साथ इसकी जो वैटेज में हम देखें, तो ये तो एम्पियर में देखा हमने, करंट के हिसाब से देखा। अगर वैट
का हिसाब अगर लगाए तो वैट के हिसाब से देखें तो पावर सर्किट में हम मैक्सिमम 3000 वैट तक लोड कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब पावर सर्किट के लिए 2 पॉइंट रहेंगे तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। जैसे कि 15 एम्पेयर तक का लोड लगेगा तो यहाँ पे कोई हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो 15 एम्पेयर तक ही ये सपोर्ट करेगा। उसी के साथ साथ लोड अगर देखें तो दोनों पॉइंट मिला के मतलब यहाँ पे 1500 एम्पेयर 1500 वैट का मैक्सिमम लोड लगेगा और इस सॉकेट पे भी 1500 वैट का मैक्सिमम लोड लगेगा और इन दोनों को कैलकुलेट किए तो ये हो जाता है 3000 वैट। तो यही पावर सर्किट में कह रहा है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि इसमें जो हम वायर यूज़ करते हैं वो 2.5 mm² का यूज़ करना है। तो ये सभी पॉइंट पावर सर्किट के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए। उसी तरह से लाइट सर्किट हो या सब सर्किट हो तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें 10 पॉइंट रहेंगे 10 पॉइंट रहेंगे। अब 10 पॉइंट किस तरह से रहेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर हमने कुछ कनेक्शन किए इस तरह से। एक सॉकेट यहाँ पे है, एक सॉकेट यहाँ पे है, यहाँ पे स्विच का कनेक्शन होंगे 1 2 3 4 और आगे 5। तो यहाँ पे हो गया एक 5th कनेक्शन। उसी तरह से नीचे भी होंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो ये सॉकेट हो गए और ये 5 स्विचेस हो गए। तो इससे हम किस तरह से करेंगे, इस सॉकेट के लिए इस स्विच का यूज़ करेंगे, इस सॉकेट के लिए इस स्विच का यूज़ करेंगे। इस स्विच पे जो है कोई फैन रहेगा, कुछ फैन का कनेक्शन रहेगा, इस स्विच पे दूसरा फैन का कनेक्शन रहेगा, इस स्विच पे कोई पर्टिकुलर लाइट का कनेक्शन रहेगा, इस स्विच पे ट्यूबलाइट का कनेक्शन रहेगा, इस स्विच पे अदर कोई कनेक्शन रहेगा, इस पे। तो इस तरह से ये 10 पॉइंट हो गए। तो ये जो बोर्ड हो गया ये हमारा स्विच बोर्ड या फिर इसी को हम सब बोर्ड सर्किट भी कह सकते हैं, इसी को ही हम लाइट सर्किट भी कह सकते हैं। तो लाइट सर्किट में हमेशा जो पॉइंट रहते हैं वो कितने पॉइंट रहेंगे, 10 पॉइंट रहेंगे। तो 10 पॉइंट जैसे फैन को, लाइट को, ट्यूबलाइट को या फिर अदर, तो ये हो गए हमारे पॉइंट। अब इसमें एम्पेयर के बारे में अगर हम सोचें तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 5 एम्पेयर कैपेसिटी का लोड हम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सॉकेट दिया तो यहाँ से हम कोई सॉकेट कनेक्ट करते हैं, कुछ भी सॉकेट कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक ही ये सॉकेट सपोर्ट करेगा। यही सर्किट मतलब सब सर्किट हमारा हो जाता है। उसी तरह से वैट के बारे में अगर हम सोचें तो इस बोर्ड पे मैक्सिमम वैट वो 800 वैट का होता है। मतलब टोटल पूरे लोड का हम कैलकुलेशन करें, लोड डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसमें मैक्सिमम जो वैटेज है वो वैटेज हमें देना है 800 वैट। ये जो पूरे रूल है ये है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। तो इसमें जिस तरह से पावर सर्किट में हम कैलकुलेशन किए थे 1500 वैट प्लस 1500 वैट एक सॉकेट पे दूसरे सॉकेट पे, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिल गया था 3000 वैट। तो हमने 3000 वैट यहाँ पे लिख लिया। उसी तरह से जो सब सर्किट का बोर्ड है वो सब सर्किट पे हम 10 पॉइंट देते हैं। मैक्सिमम जो लोड कनेक्ट करना है उस लोड का करंट लेने की कैपेसिटी 5 एम्पियर तक है। उसी तरह से ये पूरे बोर्ड का वैट कैलकुलेशन करें, एट ए टाइम हम पूरा बोर्ड को अगर चालू करें तो इसमें 800 वैट के ऊपर लोड जाना नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे कभी 11 पॉइंट लगाते हैं, 12 पॉइंट लगाते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारा जो वैट है, जो वैटेज है वो 800 वैट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही रूल लाइट सर्किट या सब सर्किट बोर्ड का है। उसी तरह से इसमें हम कुछ कनेक्शन करेंगे, जैसे फैन के लिए वायर गया, लाइट के लिए वायर गया, ट्यूबलाइट के लिए वायर गया, कोई बल्ब के लिए वायर गया,
कोई हम बाहर बल्ब लगाते हैं उसके लिए वायर गया। तो ये जो वायर की साइज़ है, जैसे पावर सर्किट में 2.5 mm² की थी, तो सब सर्किट में हमारी वायर की कैपेसिटी, वायर का साइज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 mm²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई कैपेसिटी का वायर हमें यूज़ करना है, क्योंकि लोड की कैपेसिटी 15 एम्पियर की थी और मैक्सिमम वैटेज यहाँ पे ज़्यादा था 3000 वैट। यहाँ पे कम है, मतलब एक बोर्ड पे 800 ही वैट है, और उसी के साथ साथ कोई भी हम लोड दे रहे हैं तो 5 एम्पियर के ऊपर नहीं दे रहे। तो इसलिए यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे वायर की साइज़ कम लगेगी और यहाँ पे वायर की साइज़ ज़्यादा लगेगी। तो ये जो टोटल ब्लॉक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। ये ब्लॉक इस तरह से बन जाएगा। पावर सर्किट के लिए जो पॉइंट है 2 पॉइंट है, सब सर्किट के लिए 10 पॉइंट है। उसी तरह पावर सर्किट के लिए 15 एम्पियर यूज़ करना है और लाइटिंग सर्किट के लिए 5 एम्पियर। उसी तरह से पावर सर्किट के लिए 3000 वैट तक हम परमिशन देते हैं और लाइट सर्किट के लिए 800 वैट तक। उसी तरह से पावर सर्किट के लिए जो भी कनेक्शन करने के लिए हम वायर यूज़ करते हैं, उस वायर की कैपेसिटी 2.5 mm² की है, और लाइट सर्किट के लिए जो वायर यूज़ करते हैं तो उसकी साइज़ 1.5 mm² होती है। ये ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ये ब्लॉक आप एक दो बार अपने आप होके खुद लिख ले या फिर कोई नोट डाउन करके रखे, तो इससे बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि पावर सर्किट के लिए हम कितने वैट की परमिशन देते हैं, या तो फिर सब सर्किट के लिए कितने पॉइंट होते हैं, पावर सर्किट के लिए कितने साइज़ का वायर हम यूज़ करते हैं, या तो फिर सब सर्किट में कितने एम्पेयर की लोड मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो इस टाइप से छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस ब्लॉक को हमने एक ही जगह पे अरेंज किया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का प्लग 3 पिन का होना चाहिए, तो इसी के रिलेटेड एक रूल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी हम 3 पिन का प्लग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो अर्थ पॉइंट होता है तो वो अर्थ पॉइंट लंबा होना चाहिए, और उसी के साथ उसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम कहें कि ये हमारा इस तरह से देख लेते हैं, हम डायग्राम यहाँ पे निकाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। एक हमारा ये 3 पिन का प्लग है, इस 3 पिन पे इस तरह से हमारा 3 पिन का प्लग है, हमने यहाँ पे निकाल लिया। इस 3 पिन पे इस तरह से यहाँ पे अर्थ पॉइंट होगा, आपने देखा होगा। हम एक इमेज भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इस तरह से एक पॉइंट होगा और यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा, और यहाँ से वायर हम किसी अप्लायंसेस को दे देंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे फैन लगा दिया इस तरह से, और इस फैन को कनेक्शन दे दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, फेस इस फैन को मिल जाएगा, न्यूट्रल इस फैन को मिल जाएगा, और अर्थ इस फैन को मिल जाएगा। अगर हमारे फैन में कुछ लीकेज करंट है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, फेज लगने की वजह से फैन को करंट आ रहा है, तो उस करंट को डिस्चार्ज करने का काम यह अर्थ पिन करेगा। तो इस रूल में यही कहा गया है कि जो भी हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो उसमें 3 पिन का प्लग होना चाहिए, और 3 पिन का प्लग तो अर्थ का जो पॉइंट है उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी मोटाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। फैन का ये जो 3 पिन प्लग है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ऐसा कोई सॉकेट होगा, इस तरह से यहाँ पे सॉकेट होगा। इस सॉकेट में यहाँ पे एक होल दिया होगा, और यहाँ पे और यहाँ पे ये सॉकेट है और ये प्लग है। जैसे ही हम इस प्लग को उठा के
इसमें कनेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इस सॉकेट में फिट हो जाएंगे। जैसे कि हमने इस रूल में देखा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के प्लग 3 पिन के होने चाहिए, उसी के साथ साथ जो अर्थ पॉइंट है वो अर्थ पॉइंट की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और मोटाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, इसका ही रीज़न हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें पता है कि ये एक फेस का पॉइंट है, हमने इसको फेस ही क्यों कंसीडर किया, ये न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल ही क्यों कंसीडर किया, और ये जो पॉइंट है ये है अर्थ पॉइंट। ये सभी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ ये जो है ये अर्थ पॉइंट है, ये फेस का पॉइंट है और ये न्यूट्रल का पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट IE रूल के हिसाब से तय किए गए हैं। हम यहाँ पे फेस नहीं दे सकते, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं दे सकते, ये स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये प्लग है, तो इस प्लग को हम जैसे उठाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये फेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये अर्थ इस अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये जो पूरा कनेक्शन हम करते हैं तो इस अर्थ का जो अंडरग्राउंड एक केबल है वो केबल डायरेक्टली ग्राउंड रहता है, इस तरह से ज़मीन में वो अर्थिंग के साथ कनेक्ट रहता है। तो हमने कहा था कि अर्थ पॉइंट की लेंथ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अर्थ पॉइंट की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और मोटाई वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए और मोटाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज़ एक केस हम मान लेते हैं कि इस फैन में जो फेस है वो फेस सडनली एक्सीडेंटली इस बॉडी के साथ कनेक्ट है। तो इस बॉडी के साथ कनेक्ट होने की वजह से जैसे ही हम इस फैन को हाथ लगाएंगे या फिर हमारे बॉडी इस फैन की बॉडी के साथ टच हो गई तो हमें शॉक लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इससे वजह से कुछ प्रोटेक्शन अगर रहा तो यहाँ पे किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे लाइव वायर बॉडी के साथ टच है तो हमने ये पिन इसके साथ कनेक्ट कर दी, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की लेंथ ज़्यादा है तो दोनों पॉइंट टच होने के पहले, ये दोनों पॉइंट इस सॉकेट में टच होने के पहले सबसे पहले ये पॉइंट टच हो जाएगा। क्यों टच हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल और फेज टर्मिनल के कंपैरिजन में अर्थ वायर का अर्थ पॉइंट का लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से सबसे पहले ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ का जो लीकेज करंट है वो लीकेज करंट ये अर्थ पॉइंट डायरेक्टली ज़मीन में डिस्चार्ज कर देगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि इसकी लेंथ ज़्यादा रही तो सबसे पहले ये कनेक्ट हो जाएगा तो लीकेज करंट हम ज़मीन में डिस्चार्ज कर देंगे। अब ये पॉइंट की मोटाई क्यों ज़्यादा होनी चाहिए तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें रजिस्टेंस का फार्मूला है पता है, R = L/A। L मतलब लेंथ और A मतलब एरिया। तो मोटाई हमें बढ़ाना है, मतलब एरिया हमें बढ़ाना है। तो एरिया बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, एरिया हो जाएगा। तो हम एरिया बढ़ाते हैं तो रजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब जो भी लीकेज करंट इस बॉडी में है तो लीकेज करंट को डिस्चार्ज करने के लिए हम करंट को किसी भी तरह का अपोज नहीं रखते, या तो फिर जो रजिस्टेंस है उसको कम करेंगे तो करंट का अपोज कम हो जाएगा और जो लीकेज करंट है वो इजीली ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रूल है वो बोल रहा है कि जो भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं वो 3 पिन का होना चाहिए और उसी के साथ साथ जो उसका अर्थ पॉइंट है वो अर्थ पॉइंट की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और मोटाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। यही मेन रीज़न इस रूल का है कि मोटाई
अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर लेंथ ज़्यादा है तो सबसे पहले ये कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम फॉलो करेंगे। तो इसको हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो हमारा रूल बोल रहा है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो 3 पिन प्लग है उसकी अर्थ पॉइंट की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और मोटाई मतलब एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो रूल है हमारा कि जो हम सीलिंग फैन कनेक्ट करते हैं, सीलिंग फैन का कनेक्शन करते हैं, तो उस सीलिंग फैन को कनेक्ट करते समय सीलिंग फैन की हाइट का भी कुछ क्राइटेरिया गिवन है। तो किस तरह से, जो भी सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन की हाइट ग्राउंड से कितनी होनी चाहिए, इसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, हम उसकी हाइट कितनी भी नहीं रह सकते। तो जो भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से जो हमें हाइट रखना है, मतलब ग्राउंड से क्लियरेंस इतना रखना है, तो वो हो जाता है 2.5 मीटर का। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हमारा इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम दिखा देते हैं। ये हमारा घर है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये सीलिंग हो गया, ये सीलिंग हो गया, तो सीलिंग यहाँ पे कुछ फैन कनेक्ट होगा, या तो फिर सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक हमारा 2D व्यू हो गया। तो यहाँ से हमने फैन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये सीलिंग है हमारी, और यहाँ पे इस तरह से हमने फैन कनेक्ट कर दिया। तो फैन कनेक्ट करने के लिए यहाँ से जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से यहाँ तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो होना चाहिए 2.5 मीटर का। और इससे ही रिलेटेड एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं सीलिंग रोज, जिसे हम बोलते हैं सीलिंग रोज, ROSE, सीलिंग रोज। तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी होनी चाहिए। तो सीलिंग रोज मतलब आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ पे कनेक्ट होता है, सीलिंग रोज मतलब यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ से ग्राउंड का जो क्लियरेंस है वो ग्राउंड का क्लियरेंस होना चाहिए 2.7 मीटर का। और सीलिंग फैन का जहाँ से यहाँ के पाते कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ से ग्राउंड तक का कनेक्शन होना चाहिए 2.5, और सीलिंग रोज का कनेक्शन ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए 2.7 मीटर का। इसी के साथ साथ हमें पता है कि यहाँ पे हम कुछ लाइट कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ लाइट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ लाइट कनेक्ट करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं लैंप होल्डर। तो लैंप होल्डर, यहाँ पे हम लैंप कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो लैंप लग जाएगा, तो इसी को ही हम बोलते हैं लैंप होल्डर। तो ये लैंप होल्डर का ग्राउंड क्लियरेंस मतलब फर्श से लेके यहाँ तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए 2.5 मीटर का। मतलब सीलिंग फैन और लैंप होल्डर वो सेम रहेंगे, यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे। तो हमें याद रखने के लिए अब इजी हो गया कि लैंप होल्डर और सीलिंग फैन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो होना चाहिए 2.5 मीटर का, और जो सीलिंग रोज है उसका ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए 2.7 मीटर का। तो सीलिंग फैन की हाइट ग्राउंड से 2.5 मीटर की होनी चाहिए, सीलिंग रोज की हाइट ग्राउंड से 2.7 मीटर होनी चाहिए, लैंप होल्डर की जो हाइट है वो ग्राउंड से 2.5 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। इस डायग्राम के थ्रू हमने अच्छे से समझ भी लिया, और ये वैल्यू हमें स्टैंडर्ड है तो इसको याद रखना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि जो भी हम कभी भी घर में जाते हैं, डोर से एंट्री करते हैं,
तो जब भी हम डोर से एंट्री करते हैं तो अंदर साइड में अंधार रहता है, बहुत ही डार्क लैंप रहता है। तो रूम में गए बराबर हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि हमें लाइट चालू करना है तो उसका बोर्ड कहाँ पे है। तो इसी के रिलेटेड ये रूल बनाया गया है कि जैसे ही हम डोर से एंट्री करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक हमारा घर है, इस तरह से एक हमारा घर है, हम छोटी सी रूम दिखा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इस तरह से। यहाँ पे एक डोर दिखा देते हैं। तो जैसे ही हम इस डोर में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमारा एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसको कि हम स्विच बोर्ड कहेंगे। तो उस स्विच बोर्ड की जो हाइट है वो हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर। तो इस बोर्ड की स्विच बोर्ड की जो हाइट है वो ग्राउंड से होनी चाहिए 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर ही क्यों रखा? तो ये जो है, जो भी इस स्विच बोर्ड को ऑपरेट करेगा तो वो हाइट, एवरेज हाइट के हिसाब से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने ये डिसाइड किया कि कोई भी जो मतलब लेडीज़ रहेगी, जेंट्स रहेगा, तो उसकी एवरेज हाइट को लेके हम यहाँ पे इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन ग्राउंड से ऊपर तक हम 1.5 मीटर स्क्वायर रखेंगे। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इन दोनों के बीच में रहेगा, वो रहेगा 1.5 मीटर का। तो हमने इसके पहले भी देखा था कि यहाँ पे सीलिंग लगा है तो सीलिंग का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा 2.5 मीटर का। सीलिंग रोज है तो सीलिंग रोज का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा 2.7 मीटर का। लैंप होल्डर है, जैसे यहाँ पे कोई लैंप होल्डर लगा होगा जिससे कि हम लैंप कनेक्ट करेंगे तो उस लैंप होल्डर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी हो जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर का। और अब स्विच बोर्ड के बारे में देख रहे हैं तो स्विच बोर्ड का जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वो 1.5 मीटर का होना चाहिए। और इसमें एक रूल ये भी है कि जैसे हम रूम से बाहर निकलते हैं, इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते समय ये जो स्विच बोर्ड है ये हमेशा बाएं हाथ पर होना चाहिए। मतलब बाहर निकलते समय हमारे लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ये भी आई रूल के हिसाब से गिवन है। तो यहाँ पे हमने इसी रूल को अच्छे से लिख लिया है। अब ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी तरह से जब भी हम वायरिंग करेंगे तो इसमें केसिंग कैपिंग भी करेंगे, केसिंग में हम वायरिंग करेंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने केसिंग इस तरह से कर ली। केसिंग एवरेजली इसी ऊपर रखते हैं हम जब भी अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं। तो आज के ज़माने में जैसे डेकोरेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम वायरिंग बाहर नहीं करते, कोई भी वायरिंग हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं। तो अंडरग्राउंड वायरिंग हम कर रहे हैं तो उस समय सपोज़ हमने यहाँ पे कोई एक फ़ोटो अगर लगाना है, कोई यहाँ पे कील अगर हैमरिंग करना है, तो हैमरिंग करते समय सपोज़ हमने यहाँ पे कोई फ्रेम लगाना है और यहाँ पे हमने हैमरिंग किया और उसी जगह पे प्रॉपरली उसी जगह पे हमने अंडरग्राउंड लाइन का कनेक्शन भी किया है। तो जिस समय हम कील यहाँ पे हैमरिंग करेंगे, कील को ठोकेंगे, तो कील उस वायर को डैमेज कर सकता है। वायर को डैमेज करने के बाद कील के थ्रू हमें शॉक भी लग सकता है और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए आई रूल के हिसाब से पर्टिकुलर जब भी हम अंडरग्राउंड कनेक्शन करते हैं तो अंडरग्राउंड कनेक्शन करते समय प्रॉपर उसकी हाइट भी हमें दी है कि आप इसी हाइट पे कनेक्शन करें। तो जब भी हम अंडरग्राउंड कनेक्शन करते हैं तो अंडरग्राउंड कनेक्शन करते समय जो केसिंग की हाइट है ग्राउंड से 3 मीटर के ऊपर होनी चाहिए, ग्राउंड से 3 मीटर की ऊपर होनी चाहिए। और जो सीलिंग है, ये हमारा सीलिंग हो गया, ये स्लैब हो गया, रूफ हो गया, तो इस सीलिंग से नीचे 0.5 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए। मतलब ग्राउंड से हम देखें तो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए 3 मीटर का, और रूफ से देखें
हम अगर यहाँ से रूफ से देखें, छत से देखें, सीलिंग से देखें तो नीचे जो क्लियरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 मीटर का क्लियरेंस आ जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद रखना है। जैसे कि हम एक बार और रिपीट करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए और डबल पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन की हाइट ज़मीन से 2.5 मीटर की होनी चाहिए। सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज यहाँ पे कनेक्ट रहता है तो हमें कॉमनली ये पता चलता है कि सीलिंग रोज की हाइट जो है वो सीलिंग फैन से ज़्यादा रहेगी, मतलब 2.5 मीटर है। लैंप होल्डर है तो सीलिंग फैन और लैंप होल्डर इसकी हाइट मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वो सेम रहेगी तो 2.5 मीटर। उसके बाद में जब भी हम डोर से एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय डोर के बाजू में एक स्विच बोर्ड, यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड दिया जिस पे स्विचेस कनेक्ट रहेंगे। तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो स्विच बोर्ड जो है वो स्विच बोर्ड डोर के बाजू में 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। उसी के साथ जब भी हम यहाँ पे अंडरग्राउंड कनेक्शन करते हैं तो ये भी सेफ्टी के हिसाब से ही हमें स्टैंडर्ड क्लियरेंस यहाँ पे गिवन है कि जब भी हम कनेक्शन करते हैं, अंडरग्राउंड कनेक्शन करते हैं तो अंडरग्राउंड कनेक्शन करेंगे तो उसका जो प्रॉपर लेंथ है वो 3 मीटर होना चाहिए और छत से नीचे 0.5 मीटर होना चाहिए। तो ये किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट ना हो, हम कोई भी कील अगर यहाँ पे ठोके हमें प्रॉपरली पता रहे कि यहाँ पे एक वायरिंग गई है तो हम वहाँ पे कील नहीं हैमरिंग करेंगे, उसके नीचे हैमरिंग करेंगे। तो ये कुछ सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से आई रूल बनाए गए हैं तो इसी को ही हमें फॉलो करना पड़ता है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में भी यही है कि जब भी हम कनेक्शन करें, वायरिंग करें तो वायरिंग करते समय सीलिंग के नीचे 0.5 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए ताकि हम जब भी कोई यहाँ पे कील को हैमरिंग करें, कील को ठोके तो उस समय इस वायरिंग को कोई भी नुकसान ना हो, इस वायरिंग में कोई डैमेज ना हो, उसी तरह से हमें कोई शॉक ना लगे। तो इसके वजह से सीलिंग फैन के यहाँ के डिस्टेंस तक कोई भी हमें हैमरिंग नहीं करना है, उसके नीचे ही हम जो भी फोटो लगाने हैं, कील को हैमरिंग करना है, वो पूरा काम हम 0.5 मीटर स्क्वायर छोड़ के नीचे ही करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है कि नेक्स्ट रूल है अर्थिंग रजिस्टेंस। अर्थिंग का जो रजिस्टेंस है वो 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लिख लेते हैं यहाँ पे अर्थिंग का जो रजिस्टेंस है अर्थिंग का रजिस्टेंस 1 ओम से ज़्यादा न हो। अर्थिंग का जो रजिस्टेंस है वो 1 ओम से ज़्यादा न हो। 1 ओम से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो भी लीकेज करंट है वो लीकेज करंट इजीली ग्राउंड में डिस्चार्ज नहीं होगा तो वो हमें कुछ डैमेज पहुंचा सकता है या फिर बॉडी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि ये हमारा 3 पिन सॉकेट था, ये फेस पॉइंट, ये अर्थ न्यूट्रल पॉइंट और ये अर्थ पॉइंट। तो इसका रजिस्टेंस, अर्थ पॉइंट का जो रजिस्टेंस है, अर्थ का जो रजिस्टेंस है वो हमेशा 1 ओम होना चाहिए, क्योंकि ये जो अर्थ पॉइंट है ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ वो लिंक रहता है, उसके साथ डिस्चार्ज हो जाता है हमारा लीकेज करंट। तो इसकी वजह से ही अर्थ का रेजिस्टेंस हमेशा 1 ओम होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। जैसे हमें पता है कि एक कंडक्टर है, वायरिंग करते समय हम वायर यूज़ करते इस तरह से, ये वायर है और इस वायर से हम स्किनिंग करें तो यहाँ पे हमें कंडक्टर मिलता है। उस कंडक्टर के ऊपर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है तो इसको हम इस तरह से वायर को छू भी ले तो हमें करंट नहीं लगता,
तो इस क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल फिट किया हुआ है। तो ये हो गया कंडक्टर, और इसके ऊपर जो इंसुलेटिंग है वो हो गया इंसुलेटिंग मटेरियल। इन दोनों को बना के मिल जाता है हमारा वायर। तो जैसे हमने देखा कि अर्थिंग का जो रजिस्टेंस है, अर्थिंग का रजिस्टेंस 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से एक और रजिस्टेंस है, उस रजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंसुलेटिंग रजिस्टेंस, इंसुलेशन रजिस्टेंस। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये इंसुलेशन रजिस्टेंस का जो रजिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इस कंडक्टर को, इस वायर को हाथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लीकेज करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा और हमें शॉक लग जाएगा। तो जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है वो इंसुलेटिंग मटेरियल हमें उसका रजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ताकि हम इस वायर को छू भी ले, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसके साथ वायरिंग करते समय बहुत से वायर हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं एक, तो ये जब भी एक दूसरे को टच हो जाएंगे तो 1 ओम रजिस्टेंस हमारा है, तो इसकी वजह से हम सीधे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना 100% पॉसिबल है। तो ये कंसेप्ट को अगर हम अच्छे से देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि अर्थ रजिस्टेंस को 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ से लीकेज करंट जल्दी से जल्दी फ्लो करके ग्राउंड में डिस्चार्ज करना है। लेकिन इंसुलेटिंग रजिस्टेंस क्या है, तो ये वायर के ऊपर जो इंसुलेशन दिया हुआ है उसका रजिस्टेंस है। तो इंसुलेशन रजिस्टेंस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए मतलब ये जो रजिस्टेंस है वो हमें मेगा ओम्स में चाहिए। तो इसका इंसुलेशन रजिस्टेंस कितना चाहिए, तो वो हमें चाहिए 50 मेगा ओम। ये चीज़ हमें याद रखना है। अर्थ रजिस्टेंस का जो रजिस्टेंस है वो 1 ओम और इंसुलेशन रजिस्टेंस है वो 50 मेगा ओम रखना चाहिए। और जब भी हम कोई वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वायरिंग कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्ट उसमें सप्लाई नहीं देते। तो ये इंसुलेशन रजिस्टेंस हमें चेक करना बहुत ही मैंडेटरी होता है, ये कंपलसरी होता है कि इसका कोई भी नई वायरिंग करते हैं तो उसका इंसुलेशन रजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए कि उसका प्रॉपरली अप्रॉक्स 50 मेगा ओम्स के आसपास इंसुलेशन रजिस्टेंस आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो इंसुलेशन रजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेगर। नेक्स्ट रूल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे 10 नंबर का रूल है कि जो भी बिग साइज़ की बिल्डिंग होती है तो उस बिग साइज की जो बिल्डिंग होती है उस पर एलए लगाना कंपलसरी होता है। एलए मतलब लाइटनिंग अरेस्टर, मतलब जो भी लाइटनिंग स्ट्रोक आती है, जो भी वीज आती है आसमान से, जो भी बिजली उस बिल्डिंग पे गिरे तो उस बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है। तो वैसा ना हो, उस बिल्डिंग को किसी भी तरह से आसमान से जो बिजली आ रही है उस बिल्डिंग के गिरने के बाद भी उस बिल्डिंग को किसी भी तरह से डैमेज न पहुँचे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलए। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि जो भी बिग साइज की बिल्डिंग होती है उस पर हम एलए लगाते हैं, और उस एलए की जो वैल्यू है तो उस एलए की वैल्यू होनी चाहिए 1 मेगा ओम। ये वैल्यू एलए की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ये एलए जो है वो जो लाइटनिंग अरेस्टर है उससे प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो लाइटनिंग स्ट्रोक है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलए। एलए का मतलब होता है लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। तो इसमें
एल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें याद रखना है। उसी तरह से रूल नंबर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिक का वर्क करते समय हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए वो IS मार्क वाले यूज़ करना चाहिए या फिर ISO मार्क वाले यूज़ करना चाहिए। जिस समय हम इलेक्ट्रिक का वर्क कर रहे तो उस समय ये दो मार्क वाले इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में रूल नंबर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, जैसे इस टाइप के रूल है तो वो हमें नॉर्मली पता ही होते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो IS या ISO मार्क वाले ही यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे एक पोल है, इस तरह से यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे हमारा घर है और यहाँ पे एनर्जी मीटर हमने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे इस तरह से एंगल देते हैं तो यहाँ पे R, Y, B और न्यूट्रल 3 कनेक्शन होते हैं, एक R का, Y का, B का और न्यूट्रल। तो सिंगल फेज का कनेक्शन है इसलिए हमने फेज यहाँ पे हम रेड से दिखाते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं। ये फेज का कनेक्शन आ गया और न्यूट्रल का कनेक्शन इस तरह से हम लेके आते हैं। तो ये एक वायर होता है और उसके बाद में हम दे देते हैं मीटर को इस तरह से मीटर में दे देंगे। तो पोल से लेके इस मीटर तक एक हम ब्लैक कलर का वायर यूज़ करते हैं। इस वायर का जो नाम होता है वो होता है वेदर प्रूफ वायर। मतलब इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर का जो चेंजेस है इस पे नहीं होगा, मतलब ये वेदर प्रूफ वायर होता है। जो भी एटमॉस्फेयर चेंजिंग का जो इफेक्ट है इस वायर पे नहीं होगा। तो इस पोल से लेके इस एनर्जी मीटर तक जो हम सप्लाई कंपनी एक वायर से कनेक्ट करते हैं और सप्लाई यहाँ तक हमें प्रोवाइड करती है, तो इस वायर को क्या कहते हैं? तो इस वायर को कहते हैं सर्विस वायर। सर्विस वायर। तो इस रूल में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से पोल से लेके एनर्जी मीटर तक जो वायर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सर्विस वायर। क्या बोलते हैं? सर्विस वायर। और सर्विस वायर ये बना होता है वेदर प्रूफ वायर का, और वेदर प्रूफ वायर पे इसलिए बना होता है ये कि खुले में रहता है तो जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, कभी मॉइस्चर वाला टेम्परेचर रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, कभी हीट वाला एटमॉस्फेयर रहता है, तो इस पे जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है वो नहीं होगा। इसीलिए इस वायर का नाम है वेदर प्रूफ वायर, और इसी वेदर प्रूफ वायर को हम बोलते हैं सर्विस वायर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है, जो 13 नंबर का रूल है वो बोल रहा है कि जो भी मेन बोर्ड है ये एनर्जी मीटर के पास ही होना चाहिए या फिर 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। तो इसी रूल को हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो भी एनर्जी मीटर हम यूज़ करते हैं तो एनर्जी मीटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़मीन से 2 मीटर तक का होना चाहिए। इसी को अगर हम समझे तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई गिवन पोल है जहाँ से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई लेके आएंगे। तो इस पोल से हम यहाँ पे एक एंगल लगा देते हैं, इस तरह से एंगल होता है। तो यहाँ से हम एक सप्लाई लेके आएंगे और ये जो सप्लाई है वो कनेक्ट होगा हमारा यहाँ पे, वो कनेक्ट होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा एनर्जी मीटर। ये हो जाएगा
एनर्जी मीटर। ये एनर्जी मीटर है, तो ये सप्लाई ये डायरेक्टली चला जाएगा एनर्जी मीटर में इस तरह से, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब घर में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो जैसे ये जो एनर्जी मीटर यहाँ पे लगाया, तो ये एनर्जी मीटर का डिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब एनर्जी मीटर की हाइट ये जो होती है ये मैक्सिमम 2 मीटर होती है। और इसको इस तरह से हाइट पे फिट करते हैं ताकि जब भी कंपनी से, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी है उसके तरफ से कोई भी रीडिंग लेने के लिए आए तो उसको रीडिंग लेने के लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे जो है वो हम यूज़ करते हैं एनर्जी मीटर, और उसी के साथ साथ हम यूज़ करते हैं कटआउट ICDP। और ये जो ICDP है या फिर मेन बोर्ड है वो एनर्जी मीटर से 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। यही रूल हमारा रूल नंबर 13 था। और ये जो वायर लाते हैं अभी हमने देखा था, इस वायर को हम बोलते हैं सर्विस वायर, और ये वेदर प्रूफ का मटेरियल से बना होता है। अब नेक्स्ट रोल जो है वो नेक्स्ट रोल है जो हम वुडन बोर्ड पे, मतलब जो लकड़ी का बोर्ड है उस पर कनेक्शन करते हैं। तो उस पर कनेक्शन करते समय जो भी लकड़ी की जो खोली है, मतलब जो डेप्थ वाला पोर्शन है, उस पर कम से कम 4 सेंटीमीटर की खोली होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे इस तरह का एक बोर्ड है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, इस तरह का एक बोर्ड है, इस तरह से बोर्ड है, और यहाँ पे हम कुछ स्विच देंगे। इस तरह से एक स्विच, दूसरा स्विच, यहाँ पे कुछ सॉकेट, यहाँ पे दूसरा सॉकेट, यहाँ पे इंडिकेटर, इस तरह से देंगे। तो इसकी जो नीचे से हम कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करते समय उस पर कोई भी डेंजरस मूवमेंट ना हो, मतलब जो भी लाइव वायर है वो कनेक्ट ना हो। तो इसीलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेफ डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि जब भी हम कनेक्शन करें, जैसे ये फ्रंट साइड हो गया बोर्ड का, ये पीछे वाली साइड होंगी तो वायर कुछ इस तरह से कनेक्ट रहेंगे। ये स्विच के लिए, ये सॉकेट के लिए वायर रहेंगे, तो वो वायर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए तो वो उसी पोर्शन में कनेक्शन प्रॉपरली हो। इसीलिए जो डेप्थ वाला भाग है, डेप्थ वाला पोर्शन है, वो 4 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जो नेक्स्ट रूल है वो बोल रहा है कि जब भी हम कनेक्शन करेंगे, ये वुडन बोर्ड है इस तरह से, तो वुडन बोर्ड पे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। मतलब 2.5 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद ही हम यहाँ पे स्विच का वगैरह कनेक्शन दें। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चारों ओर से 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें छोड़ना है जब भी हम वुडन बोर्ड पे स्विच या सॉकेट का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 छोड़ देंगे, तो ये पोर्शन हमें इतने पोर्शन में ही स्विच का कनेक्शन करना है या फिर सॉकेट का कनेक्शन करना है। और जब भी हम यहाँ पे कील को हैमरिंग करेंगे, कील को ठोकेंगे, तो 1.3 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ से इतना 1.3 पोर्शन सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे हमें होल करना है। नेक्स्ट रूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि जब भी हम क्लीट वायरिंग करते हैं, जब भी हम क्लीट वायरिंग करते हैं तो क्लीट वायरिंग करते समय 2 क्लीट के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, इससे कम डिस्टेंस ना हो। जब भी हम वायरिंग स्ट्रेट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम
इस वायरिंग को इस तरह से मोड़ते हैं तो उस समय हम क्लीट पास पास में लगा सकते हैं, लेकिन जब भी स्ट्रेट जा रहे हैं तो उस समय दो क्लीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जब भी हम क्लीट वायरिंग करते हैं तो क्लीट वायरिंग हमेशा 2 मीटर के हाइट पर ही करना चाहिए, 2 मीटर के हाइट पर ही करना चाहिए। नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है 17 नंबर का कि जब भी हम 250 के ऊपर 250 वोल्ट से ऊपर का पावर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें डेंजरस साइन देना है। मतलब जब भी हम 250 वोल्ट के ऊपर का पावर यूज़ कर रहे हैं, 250 वोल्ट के ज़्यादा का वोल्टेज यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या मेन स्विच रहेगा तो वहाँ पे हमें डेंजरस साइन देना है। जो कि डेंजरस साइन इस तरह से रहता है, तो इस तरह से डेंजरस साइन उस बॉक्स पे हमें देना चाहिए। कब देना है? जब भी हमारा वोल्टेज 250 वोल्ट के ऊपर रहेगा उस समय। नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है कि जब भी सर्किट से फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, तब सर्किट के वायर में जो टोटल वोल्टेज है वो 3% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जब भी सर्किट में फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, तो उस समय वायर में जो टोटल वोल्टेज है तो वो 3% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सब जो हम देख रहे हैं वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखना है। तो इसीलिए इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें ताकि आपको ये लेक्चर देखने के बाद और पढ़ने की ज़रूरत ना हो। और जो भी नोट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं वो एक नोट्स को आप नोट डाउन करके रखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए और उसको 1-2 बार पढ़िए ताकि आपको और डबल इस टाइप के टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है 19 नंबर का, जब भी हम 3 फेज सप्लाई यूज़ करते हैं, मान लेते हैं कि ये आर फेज़ है, ये वाई फेज़ है और ये बी फेज़ है, तो इसमें सभी फेज़ पे सप्लाई सेम होना चाहिए। जैसे कि टोटल करंट 3 फेज़ का हमारे पास 12 एम्पेयर का करंट हम ले रहे हैं, 12 एम्पेयर का करंट हमारे घर का पूरा लोड 12 एम्पेयर का लोड है, तो उस समय आर फेज पे जो सप्लाई होगा वो 4 एम्पेयर का होना चाहिए। वाई फेज पे जो सप्लाई है वो 4 एम्पेयर का होना चाहिए और बी फेज पे जो सप्लाई है वो 4 एम्पेयर का होना चाहिए। इन तीनों को मिलाने के बाद इनके एडिशन अगर 12 एम्पेयर आती है तो ये सिस्टम हमारा बैलेंस है। अगर अनबैलेंस होता है तो यहाँ से जो न्यूट्रल वायर रहता है तो वहाँ से भी करंट फ्लो हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब अनबैलेंस कंडीशन रहेगी उस समय। तो इसीलिए जब भी हम 3 फेज का कनेक्शन यूज़ करते हैं तो तीनों फेज पे सेम लोड होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक पॉइंट है, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। तो जब भी हम कनेक्शन करते हैं, 3 फेज कनेक्शन हो या सिंगल फेज कनेक्शन हो, तो उसके लिए हर फेज के लिए न्यूट्रल के और अर्थिंग के लिए एक कलर कोड दिया हुआ है, वो भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के तहत। तो वो कौन से कलर है, फेस के लिए कौन सा कलर है, न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर है और अर्थिंग के लिए कौन सा कलर है, वो हम यहाँ पे देखेंगे।
जैसे हमारे पास दो टाइप के सप्लाई है। सबसे पहले एक सिंगल फेज का सप्लाई है। तो सिंगल फेज सप्लाई में जैसे हमने इसके पहले भी देखा था कि 3 पिन सॉकेट में किस तरह से देखा था हमने, इस टाइप से था। एक अर्थिंग का पॉइंट, एक न्यूट्रल का पॉइंट और एक फेज का पॉइंट। तो सिंगल फेज में जैसे सबसे पहले एक फेज रहेगा, एक फेज का वायर रहेगा, उसके बाद में एक न्यूट्रल का वायर रहेगा, एक न्यूट्रल का वायर रहेगा और एक अर्थिंग का वायर रहेगा, एक रहेगा हमारा अर्थ का वायर। ये तीनों वायर यहाँ पे रहेंगे इस तरह से, फेज, न्यूट्रल, अर्थ। अब जो फेज है, सिंगल फेज में फेज हमारा एक ही रहता है, 3 फेज में फेज हमारे 3 रहते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल फेज के लिए देख लेते हैं कि सिंगल फेज के लिए जो फेज हम यूज़ करेंगे उसका कलर रहेगा रेड कलर। उसके बाद में जो न्यूट्रल कनेक्शन रहेगा वो न्यूट्रल के हम वायर यूज़ करेंगे, उसका कलर कोड रहेगा वो रहेगा ब्लैक कलर। और उसी तरह से जो अर्थ कनेक्शन हम करेंगे तो उस अर्थ कनेक्शन का जो कलर कोड रहेगा वो रहेगा ग्रीन कलर। ये हो गया हमारा सिंगल फेज के लिए। ये हो गया सिंगल फेज के लिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इसका जो अर्थ का पॉइंट है वो ग्रीन से डिनोट करेंगे, हम ग्रीन से डिनोट करेंगे। इसका जो फेज है वो हम रेड से डिनोट करेंगे और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हम ब्लैक से डिनोट करेंगे। ये इसका अर्थ पॉइंट हो गया, ये अर्थ पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट और ये रेड पॉइंट फेज के लिए। तो ये हो गया सिंगल फेज के लिए। अब 3 फेज कनेक्शन करना है तो 3 फेज के लिए किस तरह से हो जाएगा, फिर हम देखते हैं। 3 फेज में भी 3 वायर रहते हैं, एक फेज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा और एक अर्थ का वायर रहेगा। तो इसके कलर कोड किस हिसाब से रहेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें रहेंगे एक रेड वायर, उसके बाद में येलो, और एक रहेगा ब्लू। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में RYB। इसके स्टार्टिंग के पॉइंट RYB, इसी को हम 3 फेज सप्लाई बोलते हैं। और न्यूट्रल के लिए 3 फेज में भी हम यूज़ करेंगे ब्लैक वायर और अर्थ के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन वायर। अर्थ के लिए भी हम यूज़ करेंगे ग्रीन वायर। ये जो कनेक्शन हो गया ये 3 फेज के लिए हो गया, ये हो गया 3 फेज के लिए कलर कोड और ये हो गया सिंगल फेज के लिए कलर कोड। तो न्यूट्रल और अर्थ, तो ये 3 फेज हो या सिंगल फेज हो उसमें हम सेम यूज़ करते हैं। सिर्फ 3 फेज में एक ही फेज यूज़ करते हैं रेड कलर। हम येलो भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही फेज यूज़ करेंगे सिंगल फेज में। इसके नाम में ही गिवन है सिंगल फेज का सप्लाई। और 3 फेज में हम यूज़ करेंगे रेड, येलो, ब्लू। बाकी कलर कोड सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 20 हमारा बोल रहा है कि जब भी हम बिल्डिंग के बाहर लाइट फिट करें तो वो लाइट वाटरप्रूफ होना चाहिए या फिर उसकी जो फिटिंग है वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए। यहाँ पे हमने अच्छे से लिख लिया कि बिल्डिंग के बाहर जो भी लाइट फिटिंग करते हैं तो वो वाटरप्रूफ फिटिंग करे। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है कि जब भी हम बाथरूम में लाइट पॉइंट फिट करते हैं तो वो हमेशा सीलिंग में ही फिट करे और उसका जो स्विच है वो बाहर लगाए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से एक बार लिख लिया है कि बाथरूम में जब भी लाइट फिटिंग करती है तो वो सीलिंग पे फिट करना चाहिए और उसका जो स्विच है वो बाहर लगाना चाहिए, क्योंकि बाथरूम के अंदर पानी वगैरह होता है तो वो स्विच में अगर चला गए तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। तो बाहर आने के बाद ही हम उसको स्विच ऑन या ऑफ करें तो वो एक सेफ्टी के हिसाब से अच्छा हो जाता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 21।
उसके बाद में नेक्स्ट रूल जो देखते हैं वो है कि जब भी हम लाइव ज्वाइन करते हैं, वायर का ज्वाइन करते हैं, तो वो जॉइंट कभी भी खुला न रखें, मतलब लाइव जॉइंट को कभी भी खुला न छोड़े, उस पर इंसुलेशन करें, ताकि कभी किसी का अगर बॉडी टच हो गया तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं और इस तरह से अगर हमने किसी जॉइंट को खुला छोड़ दिए तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर काम नहीं होता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी हम वायरिंग करते हैं या फिर किसी तरह का कनेक्शन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसको कभी भी हम खुला न छोड़ें, उसको हम इंसुलेशन टेप से इंसुलेशन कर दे। उसी तरह से ये रूल हो गया हमारा। नेक्स्ट रूल है वो है कि एसी और डीसी के अगर सर्किट हमारे घर में है तो उसको अलग अलग सर्किट बनाए, मतलब एसी के लिए एक अलग सर्किट हो और डीसी के लिए अलग सर्किट हो, दोनों सर्किट एक ही ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट रूल जो है वो बोल रहा है कि जो एनर्जी मीटर होता है और उसी के बाजू में कटआउट लगा होता है और ये दोनों एक बॉक्स में फिट होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो इस तरह से यहाँ पे सील लगा देती है और वो सील पूरा पैक होती है, तो उसको हम कभी भी ना तोड़े। अगर इस तरह से हम करते हैं, उसका सील अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो उससे वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो हम पे कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हम पे केस लगा सकती है या तो फिर हमें पेनल्टी दे सकते हैं। ये जो रूल है ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का 56 नंबर का रूल है। अगर हम इस रूल में ये कह रहा है कि जो एनर्जी मीटर का कटआउट है उसका सील हम कभी ना तोड़े। अगर हम इस तरह से सील ब्रेक करते हैं तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के 138 रूल के हिसाब से हमारे ऊपर 200 रुपये की पेनल्टी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कर सकते हैं। तो ये रूल था हमारा, एनर्जी मीटर का कटआउट का सील कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट रूल है हमारा कि जैसे ही हमारे घर में लोड बढ़ गया, जैसे समर का टाइम है और समर के टाइम में हमने अगर एसी ले लिए तो एसी जैसे 1 टन 2 टन होते हैं तो 1 टन में 1500 वैट होते हैं। तो 1 टन में जैसे 1500 वैट होते हैं तो 1500 वैट हमारा बढ़ गया, तो ये जो वैट हमारा लोड सैंक्शन जो था, हमारा लोड सैंक्शन सपोज 2000 वैट का था, तो ये डिमांड हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ पे करके रखे थे। अब एसी लगाने की वजह से हमारा 1500 उसमें ऐड हो गया, 1500 वैट ऐड हो गया, तो अब हमारे घर का टोटल जो वैट है वो हो गया 350 वैट। तो इसके वजह से जो भी उस एरिया का इंचार्ज है तो उसको ये पता नहीं चलता कि इस घर में लोड बढ़ गया, तो उसको उस ट्रांसफार्मर पे मैनेज करने के लिए तकलीफ जा सकती है। तो इसके वजह से ही हमारे घर में अगर कोई लोड बढ़ गया तो उसको उस लोड को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बता दें ताकि वो अपने हिसाब से कुछ अरेंजमेंट कर ले और साथ ही साथ उनको राइटिंग में नोटिस भी दे दे कि हमारे घर में इतना लोड जो है वो बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। हमने जो भी रूल यहाँ पे देखे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल थे जो कि एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाते हैं, और साइट पे या डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये जो कुछ भी रूल है वो हमें पता रहना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए ही हमने ये सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से एक बार देखें और अपने खुद के नोट्स बना लें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।